ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जो तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई सफल लॉन्चिंग की, वो आपने देखी। तरुण शर्मा एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं सीधा। तरुण जी, आप जिक्र कर रहे थे उन चुनौतियों का जो अब रास्ते में आने वाली है। सफर तो शुरू हो चुका है, 109 दिन का ये सफर रहेगा, लेकिन कौन कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी? देखिए, सबसे पहली चुनौती तो वो रहेगी कि जो हम करेक्ट ऑर्बिट में प्लेस करना है आदित्य को, वो अभी ऑलरेडी हम उसके रास्ते में चल रहे हैं। सो अराउंड 12:50 1 बजे के आसपास हमें पता लग जाएगा कि हम सही ऑर्बिट में प्लेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके बाद दूसरी चुनौती ये रहेगी कि जो हमने एक अनुमानित रास्ता डिसाइड किया है कि यहाँ अर्थ से लेके L1 पॉइंट तक जाने के लिए ये रास्ते से हम आदित्य को भेजने वाले हैं, उस रास्ते पर उसको मेंटेन करके रखना। ओके, तो उसके लिए नॉर्मली उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। ओके, और अगर गलती से कुछ रास्ता इधर उधर होता है तो उसके अंदर आप थ्रस्टर्स लगे होते हैं, इंजन लगे होते हैं, उसकी हेल्प से हम उस रास्ते को करेक्ट करके वापस आदित्य को सही पाथ पर लेके आ सकते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि L1 के करीब जब वो पहुंचेगा तो उसको ऑर्बिट में चेंज करके हेलो ऑर्बिट में एंटर करना होगा, जो कि L1 पॉइंट के चारों तरफ वाला ऑर्बिट होता है। एक बार उस ऑर्बिट में जब पहुंच जाते हैं, शगुन ने पहले भी बताया है कि रास्ते में कुछ कुछ परेशानी आ सकती है, जैसे मीटियोर्स होते हैं जो स्पेस में घूमते रहते हैं, तो उससे हमें अपने स्पेसक्राफ्ट को बचाना रहता है। नॉर्मली हमारे पास मैप होता है स्पेस का, हमें जानकारी होती है अगर ऐसा कोई स्पेस डेब्री वहां पर है। वर्ल्ड ओवर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग स्पेसक्राफ्ट और इंस्ट्रूमेंट्स इसका ट्रैक रखते हैं, तो उसको उसके हिसाब से ही अपना रास्ता डिसाइड करते हैं। और एक बार जब हम ऑर्बिट में इंसर्ट कर जाते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से टेस्ट करते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके। एक बार वो हो गया, उसके बाद तो फिर स्पेसक्राफ्ट को अपने जितना भी उसकी लाइफ टाइम है, आई थिंक 5 साल उसकी लाइफ टाइम है, तो 5 साल तक वो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके कॉन्टिन्यूअसली सन को ऑब्जर्व करेगा और हमें डेटा सेंड करेगा। तरुण, जरा उस L1 पॉइंट के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। लैरेंज पॉइंट जिसे कहा जा रहा है, वो क्यों खास है? क्यों उसी जगह को चुना गया? किस तरह से वहां पर पहुंचकर बिल्कुल कह सकते हैं कि आदित्य सेफ रहेगा और वहां से स्टडी हम तक पहुंचाएगा? देखिए, जब आप सूर्यमंडल की बात करते हैं या सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो आपका जो सन है वो सेंटर में है और अर्थ जो है वो उसके चारों तरफ घूम रही है। तो सूर्य जो है वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, पृथ्वी जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ओके, और इसकी वजह से वो अपने एक दूसरे, मतलब जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ घूम भी रही। ओके, बट इस ज्योमेट्री में कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जहां पर जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक तरह से लगभग बराबर होता है। मैं टेक्निकली 100% करेक्ट नहीं हूँ इस चीज में, बट आम भाषा में समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक तरह से बैलेंस आउट हो जाता है और आप एक तरह से वहां पे स्थिर रहते हो। ओके, तो ये 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो L1 जो है वो अपना अर्थ और सन के बीच में है। ओके, L2 है वो अर्थ के ऑपोजिट है, सन की अर्थ के पीछे पड़ता है सन की तरफ देखने से। L5 जो है वो सन के पीछे पड़ता है अर्थ की तरफ देखने से, और L3 और L4 साइड में हो जाते हैं। तो ये लोकेशंस ऐसी होती है जहां पे आपको बहुत कम फ्यूल चाहिए स्पेस में अपनी जगह बनाए रखने के लिए। तो इसलिए हमने उस जगह को चुना है। और L1 हमने इसलिए चुना है क्योंकि वहां से आपका जो कम्युनिकेशन है अर्थ से वो भी कॉन्टिन्यूसली बना रहता है और आप सन को भी कॉन्टिन्यूसली देख पाते हो। तो आपका एक हिस्सा सन की तरफ हमेशा रहेगा, एक हिस्सा अर्थ की तरफ रहेगा। तो एक तरह से 24/7 आप डेटा डेटा कलेक्ट कर सकते हो सन से और डेटा सेंड कर सकते हो अर्थ की। तो इसलिए हमने उस लोकेशन को चुना है इस मिशन के लिए। बिल्कुल। और तरुण, चूंकि अगर हम सूर्य की बात करें तो एक तारा है और कहते हैं कि अब अभी भी बहुत अबुझ पहेली ये बना हुआ है, और अब कह सकते हैं कि जब आदित्य अपने रास्ते पर निकल पड़ा है और अगर उसकी सफल लॉन्चिंग वहां पर हो जाती है, वो उतर जाता है L1 पर, तो बहुत सारी जानकारियां पूरी दुनिया भर को, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर को मिलेगी। वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि वो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमें लाभ पहुंचा सकती है? क्या चीजें हम तक पहुंचेगी? देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिक नहीं दे पाए हैं, वो
कि जो सूर्य को जब आप देखते हैं, नॉर्मली कोई भी चीज अगर गर्म है, आप उससे दूर जाएंगे तो आपको जो गर्मी है कम लगती है, ठीक है। तो सूर्य के अंदर क्या है, उसका जो वातावरण है जिसको हम बोलते हैं कोरोना, ओके। तो सूर्य के सरफेस से जब हम वातावरण की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है कम होना चाहिए, बट वहां पे होता है उल्टा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपका टेम्परेचर बढ़ जाता, मतलब सरफेस के ऊपर टेम्परेचर है लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप कोरोना में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज है, और हमें अभी तक इसका एक ठोस कारण नहीं मालूम कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, जो कि ना सिर्फ आदित्य L1 बल्कि और भी मिशन है। पार्कर सोलर प्रोब है नासा का, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है सोलर ऑर्बिटर, ओके, और भी मिशन है जो कि इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड से निकल के आएगा, सोलर चार्ज पार्टिकल से निकल के आएगा। तो वो सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी आदित्य L1। तो कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी, और इसके लिए भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, गौरवान्वित महसूस कर देने वाला होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। शगुन भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, एस्ट्रोनॉमर, आपका भी शुक्रिया शगुन। और यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। बहुत जल्द हासिल होते हैं।